नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात विधानसभा की होगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, बजट पेश कर दिया गया है और आपको यह भी बता दें कि बजट को लेकर जो चर्चा हुई है, सार्थक जो बहस हुई है, उसके ऊपर नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है और कई तरीके के आरोप सरकार पर लगाए। शिक्षा विभाग हो, जलदाय विभाग हो, खनन घोटाला जो है, उन सब पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं उन्होंने कहा है कि किसान की जो स्थिति है, पिछले 3 साल के कार्यकाल में बड़ी हालत खराब हो गई है किसानों की। एक तरफ केंद्र में मोदी सरकार किसानों की बात करती है, उनको समर्थन करने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ हालात ये हैं कि किसानों का जीना मुहाल हो गया है। राजस्थान सरकार जो है किसानों की स्थिति को फिलहाल समझती हुई नजर नहीं आ रही है। किसान जो है त्राही माम करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं उन्होंने नोटबंदी को भी कहा है कि और नोटबंदी की वजह से किसानों को और गरीब जनता को खासा नुकसान हुआ है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा अगर परेशान हुआ है तो मध्यम वर्ग हुआ है। इन सभी चीजों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। तो वहीं मुख्यमंत्री जो कि सदन की नेता हैं, उन्होंने इस बजट को लेकर अपना जवाब पेश किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। 3 साल जो सरकार ने काम किए हैं, जन कल्याणकारी योजना सरकार ने चलाने की कोशिश की है। ढाणी और गांव में बैठा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकार ने कोशिश की है कि उस तक लाभ पहुंचे। प्रदेश के सुनियोजित विकास के लिए सक्रिय भूमिका में सरकार नजर आई है। तो विजन 2020 की भी बात उन्होंने कही। तो कई तरीके की बातें उन्होंने कही। सरकार के लोक कल्याणकारी जो काम है उनको भी उन्होंने गिनाया। चलिए, क्या कुछ आज रहा, हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा विधानसभा से जुड़ रहे हैं। योगेंद्र, आपकी तरफ आना चाहूंगा और जिस तरीके का बजट पेश किया है, लोक कल्याणकारी बजट कहा जा सकता है, विपक्ष ने जरूर इससे निराशा जताई है और अगर विशेषज्ञों की बात करें तो माना यह भी जा रहा था, क्योंकि अब काउंटडाउन सरकार का शुरू हो गया, ये सेकंड लास्ट बजट था, तो कहीं न कहीं लोक लुभावन वादे इसमें होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। क्या कुछ रहा? नेता प्रतिपक्ष ने किस तरीके से किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, और वहीं अगर सदन की नेता मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात करें तो उन्होंने क्या कुछ इसका जवाब दिया? देखिए दुर्गेश, एक परंपरा रही है कि बजट प्रति वर्ष आता है और फाइनेंस मिनिस्टर इसे पेश करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से फाइनेंस मुख्यमंत्रियों के पास रहने लगा, तो लिहाजा मुख्यमंत्री उसे पेश करते हैं। ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चौथा बजट उन्होंने पेश किया। और अगर हम बात करें तो ये 68 लोगों को बोलने का इस मौके पर उन्हें अवसर मिला और करीब 20 घंटे तक ये बहस चली है। इस बहस की आज दोनों तरफ से ही काफी गर्माहट देखी गई है। सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने भी कानून व्यवस्था और सड़कों पे की व्यवस्था पे सवाल खड़े किए हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक दिन पहले की नरपत सिंह राजवी, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और जो निवेश का माहौल है, अगर वो इसी तरह से ढीला रहा तो हम स्वराज का जो संकल्प लेके चल रहे हैं और स्वराज यात्रा हमने की है, स्वराज संकल्प हम लेकर के आए थे, वह बहुत मुश्किल है कि हम जिस प्रदेश को स्वराज के व्यवस्था के अंदर ढालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह से प्रतिपक्ष की ओर से लीडर ऑफ अपोजिशन, जो उन्होंने मुख्यमंत्री के ठीक पहले इस पे जब अपना पक्ष रखा और सरकार की कमियां गिनाई, तो उनका कहना था कि 2 मामलों में दुर्गेश में कहना चाहूंगा कि उन्होंने श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है। एक तो रिफाइनरी के मामले में श्वेत पत्र लेके आना चाहिए, उन्होंने डिमांड की है। और एक डिस्कॉम्स का जो खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है, उदय योजना के तहत आपने 60,000 करोड़ का खर्चा अपने सिर ले लिया, लेकिन बावजूद उसके आप प्राइवेट सेक्टर में आप इस व्यवस्था को दिए जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से जनता पे भार पड़ेगा। और जनता की अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो जनता के अनुकूल नहीं होंगी। और क्योंकि डूडी ने ये बात भी कही है कि बीकानेर की व्यवस्था निजी हाथों में दे दी है और जो दूसरी जो शहर है उनकी भी व्यवस्था दी जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक थोड़ा सा ऐसा है कि ये कोई बनिए की दुकान नहीं है कि जिसमें हम नफे की चीजों को साथ ही तोल करके चलें। लेकिन राजकोषीय को जो घाटा बढ़ा है उसको लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे जेट विमान को खरीदा जा रहा है जिससे
मुख्यमंत्री निवास से भी अगर उड़ान भरे तो सीधे यूरोप में जा सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो प्रतिपक्ष की ओर से गिनाई गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों की हालत खराब है। अगर मुख्यमंत्री दावा चाहे कुछ भी करें, मंत्री दावा चाहे कुछ भी करें, लेकिन जो सदन में क्वेश्चंस जो लगे हैं वो ज्यादातर सड़कों की स्थिति को लेकर के लगे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़कों का जो दावा किया जा रहा है उसकी स्थिति क्या है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जवाब जब दिया तो उसमें साफ उन्होंने कहा है कि एक एक बात का उन्होंने प्रतिपक्ष और जो साथी जिन्होंने आरोप लगाए थे उनका उन्होंने जवाब देना शुरू किया और साफ कहा कि ये एक एक मुद्दा ऐसा है कि सड़कों के मामले में जो एक संकल्प लेके चले हैं कि हर जिला मुख्यालय को किसी न किसी एनएच से जोड़ा जाएगा, वो भी हम संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे चल रहे 17 किलोमीटर एवरी डे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। यह दुर्गेश मुख्यमंत्री ने दावा किया है। जी आवाज नहीं आ रही। योगेंद्र, जिस तरीके से अगर इस पूरे सत्र को देखा जाए जो अब तक हुआ है उसमें बजरी खनन को लेकर भी काफी गर्मा गर्मी देखी गई है, पक्ष और विपक्ष में काफी गर्मी देखी गई है। उसको लेकर भी रामेश्वर डूडी ने घेरने की कोशिश की है। जो खनन मामला है उसको भी उन्होंने लेकर और सरकार के ऊपर कई तरीके के आरोप लगाए। अगर हम बात करें तो जैसे सड़कों की मैंने बात कही, रिफाइनरी को लेकर के निशाना साधा गया है कि रिफाइनरी अगर घाटे का सौदा था तो उसका रिव्यू करके उसे लगाने की कोशिश की जानी चाहिए थी। 3.5 साल का वक्त आप लोग निकाल चुके हैं, 3.25 साल का वक्त अगर निकाल चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रदेश रिफाइनरी की चिमनी की ओर देख रहा हो, उसमें से धुआं कम निकलेगा तो ये प्रदेश के लिए शर्म की बात है। ये डूडी के आरोप थे। और रिफाइनरी, मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने कानून व्यवस्था, रिफाइनरी और सड़कों को लेकर के इंगित किया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डूडी ने साफ कहा है कि श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए इस पे कि लोगों की कितनी डिमांड है, किस पोजीशन में रिफाइनरी है। एक बात और कही है मुख्यमंत्री ने कि विजन 2020 जो हम लेकर के चल रहे हैं और मौका हर सरकार को मिला, हर सरकार के पास में संसाधन भी जुट जाते हैं और हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रदेश की जो विकास यात्रा है उसमें किसी का योगदान नहीं है। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने कार्यकाल 2003 में मुख्यमंत्री का जब संभाला था पहले टेन्योर में, तब से एक विकास यात्रा शुरू की थी और अब 13 दिसंबर 2013 से जो विकास यात्रा उन्होंने शुरू की है उसके तहत उन्होंने कहा है कि पिछली बार जब सरकार थी तो उसके पास में रेवेन्यू शेयर जो है वो काफी था, लेकिन इस बार कम हुआ है रेवेन्यू शेयर, ये बात सही है। लेकिन बावजूद उसके प्रदेश को जिस मायने पे लेकर के चले गए, जिस जगह खड़ा किया है, वो बड़ा चिंता का विषय है और यही वजह है कि प्रदेश पिछड़े प्रदेशों में शामिल हुआ। यह मुख्यमंत्री ने लगातार काउंटर करके और आरोप लगाए पूर्ववर्ती सरकार पे। मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूं, ये केवल वसुंधरा सरकार के वक्त की बात है, इससे पहले अशोक गहलोत जी का जो कार्यकाल रहा उस वक्त की भी बात यही है कि खुद की उपलब्धियों से ज्यादा पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, मुझे लगता है कि नेता उस पर ज्यादा फोकस करने लगे हैं। अभी जब ये बजट बहस पे शुरुआत कर रहे थे सदस्य सत्ता पक्ष के, तो शुरुआत उनकी यहीं से होती थी कि आप लोगों के कार्यकाल में ये और हमारे कार्यकाल में ये हुआ। बोलने का मौका वर्तमान बजट पे मिलता है, उसमें बोला जाना चाहिए, लेकिन सदस्यों की शुरुआत पिछले 5 साल के कार्यकाल से हो रही थी। तो मुझे लगता है कि ये तुलनात्मक एक अनुसंधान या फिर कहें कि उस पर बोलने का टॉपिक नहीं था, अपनी बात कहने का एक अवसर है। लेकिन आज वक्त की डिमांड यही हो गई है कि तालियां तभी पीटी जाती हैं कि जब आप पे अपोजिशन के अगर कोई मुद्दा है, आप पे अगर सत्ता पक्ष के हैं और अपोजिशन की सरकार पहले रही है, तो जब तक आप उसकी कमियां नहीं गिनाएंगे तब तक आपके भाषण को भाषण ही नहीं समझा जाता है, आपके वक्तव्य को उस तरह से नहीं देखा जाता है, फिर पीठ थपथपाई जाती है कि बहुत आईना दिखाया आपने। तो मुझे लगता है कि बजट की बहस में बजट के मुद्दे पर बोला जाना चाहिए। जी दुर्गेश।
तो योगेंद्र, जिस तरीके से कहा कि एक सार्थक बहस होनी चाहिए और बजट के बिंदुओं पर ज्यादा बात होनी चाहिए, उसको लेकर विपक्ष को जो है एक खाका तैयार करके सरकार के सामने रखना चाहिए, ताकि जो भी अगर बजट में कोई कमियां हैं तो उसे सरकार के संज्ञान में लाया जा सके। लेकिन कई तरीके की और भी बातें रामेश्वर डूडी जो है वो करते हुए नजर आए हैं। प्राइवेटाइजेशन का उन्होंने एक मसला जो है वो उठाया है। उन्होंने कहा कि थर्मल पावर यूनिट्स हो, चाहे आरटीडीसी की इकाइयां हो, चाहे ये डिस्कॉम हो, इनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इसका भी एक मामला उन्होंने उठाया। उसको लेकर सरकार का क्या कुछ आगे की नीति है, क्या कुछ रणनीति है, कुछ मुख्यमंत्री इसको लेकर कुछ साफ कर पाई? देखिए दुर्गेश, बात सही है कि निजीकरण जो सरकारों का रुख होता चला गया है, और देखिए पहली मर्तबा नहीं है कि किसी चीज का निजीकरण किया जा रहा हो। जो मीडिया की ओर से उठाई गई है कि चारागाह की भूमि भी है वो माइनिंग डिपार्टमेंट और बिल्डर्स को देने की तैयारी की जा रही है जी। उसको लेकर के भी सदस्यों ने उठाया है। बजट बहस के दौरान भी चर्चा की है और वैसे भी कहा गया है। तो ये बात सही है कि जैसे डिस्कॉम्स का निजीकरण किया, डिस्कॉम्स की सप्लाई और उसकी व्यवस्था का निजीकरण शहरों के हिसाब से जो किया जा रहा है, इसको लेकर के भी एक चिंता का विषय जाहिर किया गया और उसमें कहा गया है कि वो जगह जहां छीजत भी कम है और बावजूद उसके आप लोग अगर उसको प्राइवेट सेक्टर में देने की कोशिश कर रहे हैं, निजी हाथों में दे रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक जानकारी मुख्यमंत्री ने यहाँ पे एक दी है दुर्गेश से कि जो भोपाल को जोड़ने वाला जो रास्ता है कोटा होते हुए जो दर्रा आता है, वो उसको लेकर के बताया मुख्यमंत्री ने कि उसकी क्लियरेंस वन विभाग से मिल गई है, पर्यावरण स्वीकृति उसकी मिल गई है और 4 लेन सीसी रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड, उसको शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। एक जो निर्माण कंपनी है उसको इसका ठेका दे दिया गया है। ये एक जानकारी मिली है और बताया जा रहा है कि शीघ्र उसका काम भी शुरू होगा। लेकिन कुछ एक योजनाओं का आरोप भी मुख्यमंत्री पर लगा है कि उनको द्वेषतापूर्वक रोका गया। पूर्ववर्ती सरकार ने जिन योजनाओं को शुरू कर दिया था उन योजनाओं को लेकर के जिक्र किया गया है दुर्गेश कि उन्हें रोका गया है, जिससे टूरिज्म बढ़ सकता था, लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो सकता था, आवागमन के लिए एक क्विक जो साधन होना चाहिए वो मिल सकता था। तो ये कुछ ऐसी चीजें दुर्गेश जो मुझे लगता है कि बहस का मुद्दा तो था, लेकिन जो प्रतिपक्ष की ओर से भी नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने जिस तरह से पूरी मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखा है और कहा भी है कि सरकार को इस पर विचार किया जाना चाहिए, जनता की जो चीजें हैं वो जनता को समर्पित रहनी चाहिए और अगर इसी तरह से संसाधनों का दोहन और निजीकरण अगर किया जाने लगा तो चिंता की विषय हो सकता है। जी दुर्गेश, उसी के साथ एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि कड़ी से कड़ी जुड़ चुकी है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार और राज्य में भी सरकार है। तो रामेश्वर डूडी जो है उन्होंने इस बात को भी उठाया कि राजस्थान लगातार एक पैकेज की मांग करता रहा है आर्थिक तौर पर और सुदृढ़ीकरण राजस्थान में करने के लिए उसे पैकेज की आवश्यकता है। बिहार में जरूर दिया गया पैकेज, सरकार ने कोशिश करी, लेकिन राजस्थान को जो पैकेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाया जा सकता था जो लगातार पिछड़े होने की बात को लेकर राजस्थान सरकार जो है लगातार एक पैकेज की बात करती रही? तो क्या उस पैकेज को लेकर क्या जो सरकार है, राज्य सरकार जो है, क्या वो वाकई गंभीरता से आगे बढ़ेगी? देखिए दुर्गेश, एक बड़ी बात यहाँ पे यह होगी कि आर्थिक पैकेज या केंद्र सरकार की योजनाओं से या उनकी डिमांड जो है वो अभिभाषण में हो सकती थी। बजट में इस बात का जिक्र नहीं किया जा सकता क्योंकि वजह साफ है बिल्कुल कि आपके पास में कितना धन है, आप और किन किन योजनाओं में बजट एलोकेट कर रहे हैं, वो इश्यू होता है। इसमें ना बहस के अंदर चर्चा की जा सकती है, उस पर यूं कोई कह सकता है कि केंद्र में भी सरकार आपकी है, राज्य में भी आपकी है, आप विकास की धारा को आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग संकल्प ले सकते हैं इस हाउस से कि आर्थिक पैकेज दिया जाए, वो एक जिक्र में हो सकती है। लेकिन बजट बहस का एक हिस्सा उसे नहीं मान सकते क्योंकि जब राज्यपाल का अभिभाषण बजट सत्र के दौरान होता है, बजट सत्र का आगाज उसी से होता है, तो उस वक्त चर्चा इस पे की जाती है क्योंकि वो एक फेस होता है अभिभाषण, और उसमें उनको जिक्र किया जाता है कि सरकार का विजन क्या है, किन किन योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या जनता के लिए हम समर्पित कर रहे हैं और कौन सी ऐसी योजना है जिनको पाइपलाइन में लेकर के बैठे हुए हैं। तो वो उसमें अभिभाषण में ये बात हो सकती थी कि सरकार आपकी है,
और बावजूद इसका आप आर्थिक पैकेज नहीं लेकर के आए हैं जो वर्षों से लंबित है और जिसकी डिमांड की जा रही है। जी दुर्गेश, वही आंकड़ों का माया जाल जो है वो बजट को बताया रामेश्वर डूडी ने कि केवल आंकड़े जो है उनका माया जाल जो है उसकी जगलरी करी है वसुंधरा राजे ने। बात अगर युवाओं की करें तो युवाओं को लेकर कुछ बड़ा कुछ होता हुआ राज्य में नजर नहीं आ रहा। नौकरियों की बात करी, रोजगार की बात करी, वहीं निवेश लाने की बात करी, उसके लिए बड़े बड़े आयोजन भी किए गए, उसकी भी फिजूल खर्ची जो है वो उन्होंने इंगित की और कहा कि सरकार को जिस विकास की गति से आगे बढ़ना चाहिए वहां पर विफल हुई है और यही कारण है कि बजट में केवल जो आंकड़ों की जगलरी करती हुई सरकार नजर आई है। कोई बेस जो है वो सरकार का नजर नहीं आया, विजन जो है सरकार का वो नजर नहीं आया। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। डूडी यही बात कह रहे थे कि बजट एक आंकड़ों का मायाजाल है और जब उन्हें टोका गया तो कहा भी उन्होंने कि देखिए प्रतिपक्ष को जो नजर आता है वो गिनाता है, क्योंकि आप लोग तो कह नहीं सकते सत्ता पक्ष के सदस्य, और वो सरकारों का आज जो फ्लोर मैनेजमेंट जो लोग देखते हैं उन लोगों में इतना मादा और सहन शक्ति भी नहीं है कि कोई आदमी सही कहे सत्ता पक्ष का तो उसे सहन किया जाए, क्योंकि उसे प्रताड़ित किया जाता है और ये परंपराएं बहुत गलत होती जा रही हैं। तो हमारे पास में जब कुछ गिनाने के लिए और सरकार की कमियां हैं तो एक अवसर है हमारे सामने, हम उसे आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम गिना रहे हैं, तो इसमें नाराजगी की बात नहीं होनी चाहिए। प्रतिपक्ष को एक सकारात्मक सोच के साथ में देखा जाना चाहिए कि प्रतिपक्ष को जो चीजें लग रही हैं वो उसी का जिक्र कर रहा है। और डूडी ने जो कहा है कि आप आंकड़ों के अंदर कुछ भी कह सकते हैं लेकिन धरातल पे काम कितना हो रहा है ये आप और हम सब जानते हैं, और यही एक बात होनी चाहिए कि वास्तव में काम कितना किया जा रहा है। बेशक आप 17 किलोमीटर एवरीडे का आप जिक्र कर रहे हो, सड़कें हमारी बन रही हैं, लेकिन क्या वहां बन रही है क्या? विधानसभा में क्वेश्चंस देखिए उनकी पोजीशन क्या है। एक जिक्र ये भी किया गया सदस्य की ओर से कि आपके स्वराज संकल्प पत्र जो था उसके बिंदुवार उन्होंने बताया 26 मैटर, और ये आपके अधिकारियों के जवाब हैं जो विधानसभा में मिले हैं जिसमें कहा गया है कि स्वराज संकल्प पत्र के फला बिंदु में आपकी घोषणा ये है, अधिकारियों के जवाब ये हैं कि ऐसा कोई विचार नहीं है। तो यकीन जनता कैसे कर सकती है कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि स्वराज संकल्प यात्रा में और स्वराज संकल्प पत्र में जो अनाउंसमेंट्स किए हैं वो 90% पूरे हो गए हैं, और जबकि आपके अधिकारी जवाब ये दे रहे हैं विधानसभा के अंदर कि इनका कोई विचार ही नहीं है, तो जनता यकीन कैसे करेगी? जी बिल्कुल सही बात करी, क्योंकि आंकड़ों में क्या है और जो पेश किए जा रहे हैं आंकड़े उनमें जो है विभेद की स्थिति है, तो कहीं न कहीं इसमें संशय की स्थिति पैदा होना बहुत लाजमी सा है। वहीं योगेंद्र जी, एक चीज जो जानने की है, जनता भी जिस चीज को लेकर थी, बजट पेश कर देती है सरकार, लेकिन कई योजनाएं जो है वो अधूरी रह जाती है, उसे कैरी फॉरवर्ड किया है नहीं किया है, उन योजनाओं का क्या होगा इस बारे में कोई स्थिति साफ जो है वो आने वाले बजट में नहीं दिखाई जाती। अब ये स्थिति है कि कई जो पिछले बजट की जो घोषणाएं हैं वो अभी अधूरी है, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार निशाना लगातार बनाता रहा है, और क्या कुछ उसको लेकर क्रियान्वयन होगा इसके बारे में कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है सरकार जो योजनाएं छोड़ दी हैं क्या उनको